गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 1 2 3 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, 123वां टेस्ट है ये। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। उत्तराखंड के जो प्रश्न हैं कल्चर वाले, उनको अलग से पढ़ते रहिएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। 3-4 जितने भी टेस्ट वहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूनियन बजट से रिलेटेड। 2023-22-23 के यूनियन बजट यानी इस साल के यूनियन बजट में हरित अवसंरचना हेतु संसाधन जुटाने के लिए किस बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की गई? सॉवरेन ब्लू बॉन्ड, सॉवरेन येलो बॉन्ड, सॉवरेन रेड बॉन्ड या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? ऑप्शन नंबर डी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो यूनियन बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है। इसके माध्यम से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। और यह घोषणा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी यूनियन बजट से रिलेटेड ही है। तो यूनियन बजट 2022-23 में यानी इस साल के यूनियन बजट के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 5% तो बहुत कम है। ठीक है, 15% कराइए। तो सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। तो विकल्प ए करेक्ट है। चिड़ियों को क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नैरी कहाँ स्थित है? नैरी उत्तराखंड में नहीं है, एलिमिनेट कर दो तो देहरादून नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कानपुर हटा दीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, यह है महाराष्ट्र में यानी नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR का एक उपक्रम है जो नागपुर में स्थित है। और यह पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। तो सी करेक्ट है। माउंट हैरियट पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। है क्या माउंट हैरियट? अच्छा, कहाँ पूछा है, कहाँ है माउंट हैरियट? देखिए, माउंट हैरियट जो है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की थर्ड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है और क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर कर दिया है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा रेंज। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पहाड़ियों में 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रकार का क्लाइमेट एमपी में? मानसूनी जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, जो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तट से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, औसत ऊंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्वरूप और वायु दिशा आदि प्रमुख हैं। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो देश में पहली बार हो रही है एग्जाम के लिए। तो देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, समन्वयक को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, जी अशोक कुमार को। तो भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम संचालन के लिए नोडल एजेंसी कौन है?
CSIR नहीं है, एम्स नहीं है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क होगा और इस प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में 64वां DRDO दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो एक सिंपल डेट है जो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, 1 जनवरी, पहला ही दिन है साल का। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 64वां DRDO दिवस मनाया है। तो DRDO का जो गठन है वो वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के समावेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 जनवरी 2022 को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2022 जो है वो जारी की गई है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 और 2023 में भारत की जो विकास दर है वो कितनी रहने का अनुमान है। वर्ष 2022 में भारत की जो विकास दर है वो 8.7% और वर्ष 2023 में 6.4% रहने का अनुमान है। तो 11 जनवरी 2022 को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2022 जारी की गई, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास दर वर्ष 2021 में यानी बीते वर्ष में 8.3% आकलित की गई और यानी इस वर्ष यानी 2022 में 8.7% और 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में कुछ प्रतिशत बढ़ेगी और 2023 में जो है लगभग 2% कम रहेगी इस साल से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 जनवरी 2022 को जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 3 यहाँ स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर 192 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं दोनों के दोनों। और इसमें भारत जो है 59 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 84वें स्थान पर है और इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान जो है प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, वो तो होना ही था तालिबानियों के चक्कर में। ये करेक्ट है, भारत वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। भारत ने 59 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 84वें स्थान पर है और सर्वाधिक जापान और सिंगापुर दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अभी तक जापान रहता था लेकिन सिंगापुर भी आ गया इस बार। 192 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर हैं दोनों के दोनों। तो फिलहाल ये थर्ड के थर्ड मतलब तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कई बार हमने चर्चा की है ब्रह्मोस मिसाइल पर। तो यह एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको जहाज़ों, विमानों या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास है भारत एवं रूस के सहयोग से किया गया है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? बिल्कुल, ये दोनों बातें करेक्ट हैं, भारत और रूस के सहयोग से किया गया है, सी है इसका आंसर। तो 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना, अच्छा क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने तट पर तैनात INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का यह समुद्र में मार करने वाला संस्करण था और परीक्षण के दौरान इसने अधिकतम दूरी पर जाकर लक्षित पोत पर सटीक वार किया है ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इस मिसाइल को भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोतों में पहली बार वर्ष 2005 में जो है वो तैनात किया गया था। और यह मिसाइल विश्व की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह लगभग 2.8 मैक की गति से वार करने में सक्षम है और यह एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जहाज़ों से, विमानों से या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास है भारत और रूस के सहयोग से किया गया है और प्रारंभ में इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, जिससे बाद में 450 किलोमीटर और उसके बाद 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।
इसका विकास डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोएनिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार किस स्थान पर एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वाराणसी नहीं है, नैनीताल नहीं है, कोची नहीं है, मंगलुरु है। तो जनवरी 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा मंगलुरु में तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल होगा और इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट है कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड, दूसरा बिटकॉइन से रिलेटेड। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी वस्तु को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए हम कोई वस्तु बेच या खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के पहले हेली हब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संदर्भ लिखा है यह हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाएगा और इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरियाणा सरकार को सहयोग प्रदान करेगा। और थर्ड वाला स्टेटमेंट कोई है ही नहीं, दो स्टेटमेंट है हेली हब से रिलेटेड, ये दोनों के दोनों सही हैं, तो सी है इसका आंसर। तो जनवरी 2022 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की। यह हेली हब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार द्वारा बनाया जाएगा और यह हेली हब देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं जो हैं वो होंगी। इस हेली हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत किस देश को पीछे करके वर्ष 2023-30 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किसको? जापान को पीछा करके 2030 तक। तो 7 जनवरी 2022 को सूचना प्रबंधन सेवा मार्केट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, सही है। वर्ष 2030 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाएगा और वर्तमान में भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूके के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत यहाँ आ जाएगा 30 तक, नहीं भारत यहाँ आ जाएगा 30 तक, जर्मनी को पीछे छोड़ेगा ना, चीन के बाद आ जाएगा। और एशिया की दूसरी हो जाएगा क्योंकि पहली कौन सी है? चीन है, इसको पीछे छोड़ेगा ना तो यहाँ आएगा भारत, दूसरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 6 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा है? ये रखा है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। तो 6 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने की घोषणा की और अब इस सैनिक स्कूल का नाम होगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत के नाम पर इस स्कूल का नामकरण विद्यार्थियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य पालन के प्रति प्रेरित करेगा। और आपको याद हो कि हाल ही में जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में एक आर्मी हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के कारण हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। लोसांग फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? यह सिक्किम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, 5 से 7 दिनों तक चलता है। भूटिया जनजाति द्वारा सोनम लोसांग के रूप में भी ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, भूटिया।
ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछता है। लोसांग फेस्टिवल हो गया, गरिया पूजा फेस्टिवल हो गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। तो लोसांग त्यौहार की बात करें तो हर साल भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है, जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। लोसांग महोत्सव जो है 5 से 7 दिनों तक चलता है। लोसांग त्यौहार को सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा क्रमशः सोनम लोसांग और नामसूंग के रूप में जाना जाता है। भूटिया सोनम लोसांग और लेप्चा नामसूंग। यह त्यौहार जो है नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है, और सिक्किम में हिमालयन जूलॉजिक पार्क के साथ पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य और सिंगवा रोडोडेंड्रॉन वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। उसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्या है 18वां प्रश्न? जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा परमाणु युद्ध रोकने का संकल्प लिया गया, यानी हाल ही में हुई है यह वार्ता। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। 5 ही हैं वो गिने चुने। चीन है, रूस है, फ्रांस है, जापान नहीं है। भारत होता तो वो भी नहीं होता। तो 3 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों द्वारा परमाणु युद्ध रोकने का जो है संकल्प लिया गया, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ठीक है, और 5 देश शामिल हैं। अब देखिए यह संकल्प जो है परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि यानी एनपीटी की नवीनतम समीक्षा से पहले संयुक्त रूप से लिया गया। और परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है, और इस संधि की घोषणा वर्ष 1968 में की गई थी, जिसे वर्ष 1970 में लागू किया गया, यानी 2 साल के बाद। और 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों सहित कुल 191 देश अब तक इस संधि में शामिल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्या है 19वां प्रश्न? 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, और इस अवसर पर उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कहाँ रखी है 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहाँ लगता है नौचंदी का मेला। तो 2 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, और इस विश्वविद्यालय की अनुमानित निर्माण लागत जो है वो 700 करोड़ रुपए होगी, और विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य भी कराए जाएंगे। देखिए इसमें 540 महिला, 540 पुरुष खिलाड़ी सहित 1080 खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।